गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लागत विश्लेषण में लेकर आई हूँ। औसत लागत बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ मैं आज औसत लागत विश्लेषण। औसत लागत विश्लेषण स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुल लागत विश्लेषण का अध्ययन किया था। देखिए स्टूडेंट्स, औसत लागत विश्लेषण भी हम अल्पकाल में पढ़ रहे हैं। तो अल्पकाल वह समय होता है जिसमें हम स्थिर साधन की मात्रा को स्थिर साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि औसत जो कुल लागत है उसके भी हमने दो रूप देखे, स्थिर लागत, स्थिर कुल लागत और परिवर्तनशील कुल लागत। इसी तरह से स्टूडेंट्स, औसत लागत भी दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्थिर औसत लागत, स्थिर औसत लागत। नंबर 2 स्थिर परिवर्तनशील लागत। स्थिर परिवर्तनशील लागत। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम औसत स्थिर लागत को पढ़ेंगे। औसत स्थिर लागत। स्टूडेंट्स, औसत स्थिर लागत क्या होती है? यानी प्रति इकाई लागत, है ना। तो ये क्या है? यदि हमें इसका निकालने का सूत्र अगर हमें समझ में आ जाए तो देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि औसत लागत जो होती है वो कुल लागत में कुल उत्पादित वस्तुओं की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त की जा सकती है। तो औसत लागत, स्थिर औसत लागत को अगर हम कुल स्थिर लागत में वस्तुओं की उत्पादित मात्रा से भाग कर दें तो स्थिर औसत लागत निकल कर आ जाएगी। तो औसत स्थिर लागत निकालने का सूत्र है स्टूडेंट्स, औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत बटे कुल उत्पादित वस्तु की मात्रा या इकाई, मात्रा या इकाई। मात्रा या इकाई। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, स्थिर लागत की विशेषता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्थिर लागत यानी औसत स्थिर लागत जो है वो घटती जाती है ना। लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती, यानी कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करती है। स्टूडेंट्स देखिए, कुल स्थिर लागत क्या होती है? कुल स्थिर लागत तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अपरिवर्तित रहती है, यानी उत्पादन चाहे कितना भी बढ़े लेकिन स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता कुल स्थिर लागत में। चूंकि औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत में भाग देने पर, वस्तुओं की संख्या से भाग देने पर निकाली जाती है, इसलिए ये उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? घटती जाती है, लेकिन शून्य कभी नहीं होती, है ना स्टूडेंट्स। हम एक तालिका से समझेंगे कि ये कभी भी शून्य
नहीं होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यह है वस्तु की इकाइयां। वस्तु की इकाइयां, यहाँ कुल स्थिर लागत, यह है हमारी इस कॉलम में कुल स्थिर लागत, और स्टूडेंट यह है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत। देखिए स्टूडेंट्स, अगर उत्पादन 0 है, ठीक है, और कुल स्थिर लागत कितनी है 200, तो हमारी औसत स्थिर लागत भी कितनी रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, है ना स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि कुल स्थिर लागत औसत स्थिर लागत कैसे निकाली जाती है, कुल उत्पादित वस्तुओं की संख्या से। तो वस्तु की संख्या कितनी है हमारी 0 यानी 0, इसलिए औसत स्थिर लागत क्या रहेगी हमारी, कुछ नहीं रहेगी यानी 0 ही रहेगी। अगर उत्पादन 1 इकाई का होता है तो ये तो हमारी क्या रहेगी 200 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि कुल स्थिर लागत तो उत्पादन की संख्या बढ़ने से अपरिवर्तित रहती है, स्थिर रहती है, इसलिए तो इसका नाम स्थिर लागत है, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं होता है। औसत स्थिर लागत क्या रहेगी, अगर हम 1 से 200 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 200 ही आएगा। यदि उत्पादन 2 इकाइयों का होता है तो कुल स्थिर लागत तो 200 ही रहेगी, और 2 से अगर हम 200 को 2 से हम 200 को भाग करते हैं तो क्या आता है 100, तो कुल स्थिर लागत औसत स्थिर लागत क्या हो गई 100 हो गई, है ना। अगर उत्पादन 3 इकाइयों का होता है तो कुल स्थिर लागत तो 200 ही रहेगी स्टूडेंट्स, लेकिन औसत स्थिर लागत क्या हो जाएगी, 3 से अगर हम 200 को भाग करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आएगा बताइए, 3 छिंग 18, है ना, बचेंगे 2। ठीक, मैं यहाँ आपको एक भाग करके दिखाती हूँ। 3 से 200 को भाग करेंगे तो 3 छिंग 18, बचा कितना 2, 3 छिंग उतार लिया 0, 3 छिंग 18, लगभग 66। कितना आएगा स्टूडेंट्स 66। अगर उत्पादन मान लीजिए 4 इकाई का होता है तो कुल स्थिर लागत तो 200 ही रहेगी, औसत स्थिर लागत क्या हो जाएगी, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 4 से भाग करेंगे 200 को तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ओके सर, 0 बचा, 0 उतार दिया हमने यहाँ, तो कितना आया 50। अगर उत्पादन और बढ़ाया जाता है, यानी उत्पादन की 5 इकाइयाँ उत्पादित की जाती हैं तो कुल स्थिर लागत तो 200 ही रहेगी स्टूडेंट्स, और उत्पादन स्थिर लागत क्या हो जाएगी, 5 से 200 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 0 का 0, कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 40। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे औसत स्थिर लागत क्या हो रही है हमारी, घट रही है। तो इसकी ये विशेषता है कि औसत स्थिर लागत घटेगी लेकिन कभी भी 0 नहीं रहेगी, यानी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा औसत स्थिर लागत। अब हम देखेंगे औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत। देखिए स्टूडेंट्स, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है, यदि हम कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादित वस्तुओं की संख्या से भाग करते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, औसत परिवर्तनशील लागत निकल के आ जाती है। स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं, हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, यानी ABC भी कह सकते हैं। तो इसका निकालने का सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, औसत परिवर्तनशील लागत
औसत परिवर्तनशील लागत, इसको निकालने का सूत्र है बराबर, यानी औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत बटे कुल उत्पादित वस्तुओं की संख्या, कुल उत्पादित वस्तु की इकाइयाँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टूडेंट्स जो हमारी औसत परिवर्तनशील लागत है वो पहले तो घटती है और फिर बाद में एक पॉइंट के बाद क्या हो जाती है, वो बढ़ने लगती है ना। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि शुरू में क्या होती है, ये घटती है और उसके बाद क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे मैं एक तालिका से आपको बनाकर दिखाती हूँ। वस्तु की इकाइयाँ, वस्तु की इकाइयाँ, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। स्टूडेंट्स देखिए, उत्पादन की इकाइयाँ कितनी है, 0 1, हम 5 उत्पादन की इकाइयाँ ले लेते हैं, 2 3 4 और 5। ठीक, कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, अगर उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 होगी, क्योंकि हमने बताया था परिवर्तनशील लागत क्या होती है, जब उत्पादन शुरू होता है तभी से शुरू होती है। अगर उत्पादन 0 है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 होगी। अगर उत्पादन 1 इकाई का हो रहा है तो कुल परिवर्तनशील लागत 40 है। अगर उत्पादन 2 इकाइयों का हो रहा है तो कुल परिवर्तनशील लागत 60 है। अगर उत्पादन 3 इकाइयों का हो रहा है तो परिवर्तनशील लागत 80 है। और यदि उत्पादन 4 इकाइयों का हो रहा है तो कुल परिवर्तनशील लागत 120 है। और अगर 5वीं इकाई का भी उत्पादन किया जाता है तो कुल परिवर्तनशील लागत 180 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे औसत परिवर्तनशील लागत निकालने का सूत्र हमने पहले ही समझ लिया है कि कुल परिवर्तनशील यानी औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है। अगर हम कुल परिवर्तनशील लागत में कुल उत्पादित वस्तु की इकाइयों से भाग करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, औसत परिवर्तनशील लागत क्या रहेगी, जब वस्तु की इकाई भी 0 है, कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 है, तो औसत परिवर्तन लागत भी 0 होगी। यदि उत्पादन 1 इकाई का हो रहा है तो कुल परिवर्तनशील लागत 40 है, तो औसत परिवर्तनशील लागत भी कितनी होगी, 40, क्योंकि 1 से 40 को भाग करेंगे तो 40 ही आएगा स्टूडेंट्स। अगर उत्पादन 2 इकाइयों का हो रहा है और कुल परिवर्तनशील लागत 60 है, तो 60 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा स्टूडेंट्स। और अगर उत्पादन 3 इकाइयों का हो रहा है और कुल परिवर्तनशील लागत 80 है, तो 80 से अगर हम 3 को भाग करते हैं तो इस क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम 80 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए भाग करिए, 3 से अगर हम भाग करते हैं, इस पास में कर देती हूँ मैं, 3 से 80 को भाग करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, उतार लिया 0, 3 6 18, ठीक, और बचा कितना 2, ठीक, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया, 3 6 18, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 26.6 आएगा। क्या आएगा, 26.6। अगर उत्पादन 4 इकाइयों का होता है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 4 से 120 को भाग करेंगे तो ये तो हम यही ऐसे ही कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 4 तियाँ 12, बचा 0, तो कितना आएगा 30।
यदि उत्पादन 5 इकाइयों का होता है और कुल परिवर्तनशील लागत 180 है, तो 5 से 180 को भाग करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखिए 5 या 15 है ना, और कितना बचेगा यहाँ 3, तो 5 अंक 30 यानी 36 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने स्टूडेंट देखा कि औसत परिवर्तनशील लागत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे शुरू में तो क्या हो रही है, घट रही है ना, 40 से 30, फिर 26, फिर 30। इस पॉइंट के बाद यानी चौथी इकाई के बाद क्या हो जाती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स, है ना। यानी अगर 5वीं इकाई का उत्पादन किया जाता है तो जो हमारी औसत परिवर्तनशील लागत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स इसकी जो शेप होती है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत की जो शेप होती है स्टूडेंट्स, वो यू आकार की होती है। यू आकार का मतलब है शुरू में क्या हो रही है, घट रही है, फिर एक निश्चित पॉइंट पर आकर उत्पादन को और बढ़ाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। इसलिए इसका जो आकार होता है वो यू शेप का होता है, यू जैसा होता है। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।